नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होती है। तो हम लोग पॉलिटी का सेक्शन अभी तक पढ़ रहे थे जिसमें नीति निदेशक तक तो डीपीएसपी पढ़ रहे थे। डीपीएसपी में दोस्तों हम लोगों ने पूरे अनुच्छेद कवर कर लिए हैं। अब हम लोग डीपीएसपी और मूल अधिकारों में क्या क्या विवाद हुए हैं, किसको किस पर प्रभावी बनाने के लिए जो न्यायपालिका और संसद के बीच में जो संघर्ष हुए हैं उन सब चीजों को पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग अब अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बारे में जो किसको किस पर प्रभावी किया जाए उसके बारे में सबसे पहले जो न्यायालय के द्वारा निर्णय सुनाया गया था वो चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास केस में 1951 में सुनाया गया था, जिसमें मूल अधिकारों को डीपीएसपी पर अधिक महत्व दिया गया, अधिक प्रभावी बनाया गया। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब अगला केस आ जाता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 1967 में हम लोग देखते हैं कि इसमें भी मूल अधिकारों को डीपीएसपी पर अधिक महत्व दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि गोलकनाथ केस में मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के संदर्भ में नहीं किया जा सकता था। गोलकनाथ केस ने सीधा सीधा मना कर दिया था। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो चंपकम दोराई राजन केस और गोलकनाथ केस में मतलब शुरुआत में मूल अधिकारों को अधिक महत्व दिया गया था कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है और डीपीएसपी को लागू करने हेतु मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये गोलकनाथ केस में स्पष्टतः कह दिया गया। उसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार 1971 में थी। उसने 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया। 24वें संविधान संशोधन 1971 में हम लोग देखते हैं उसने एक अनुच्छेद जोड़ दिया, अनुच्छेद 13(4). अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 13 में क्या था कि संसद और विधानमंडल के द्वारा जो बनाया गया कानून होता था यदि वो मूल अधिकारों को कम करता हो या सीमित करता हो तो वो उसी मात्रा तक शून्य व अवैध घोषित होगा जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों को सीमित करता हो। तो अब मूल अधिकारों को सीमित करने के लिए कोई कानून तो बनाए नहीं जा सकते थे क्योंकि उसमें पहले ही कह दिया गया था अनुच्छेद 13 में ही। इसलिए अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और कहा गया कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है, कि यदि संसद किसी प्रकार का संविधान संशोधन करती है तो न्यायालय उसमें न्यायपालिका उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि संसद स्वतंत्र हो गई, कुछ भी निर्णय कर सकती थी, कुछ भी कानून बना सकती थी, कुछ भी संविधान संशोधन कर सकती थी। तो यहां से ये ध्यान देने वाली बात है। फिर 25वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार में 71 में कर दिया गया, अनुच्छेद 31C जोड़ दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 31C जोड़ा गया। अच्छा, इसके पहले हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। नेहरू ने अनुच्छेद 31A क्या जोड़ा गया था कि संपत्तियों का अनिवार्य अर्जन और अधिग्रहण कर दिया गया था। ए से अनिवार्य अर्जन और अधिग्रहण कर दिया गया था संपत्ति का। और बी में क्या किया गया था? अनुच्छेद 31B में 9वीं अनुसूची को शामिल कर दिया गया था। ये ध्यान देना है दोस्तों। ठीक, अब अनुच्छेद 31A हो गया, 31B हो गया। अब आता है 31C। 31C उनकी पुत्री इंदिरा गांधी जोड़ती हैं। इसमें क्या कहा गया है कि यदि संसद कोई कानून अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C में दिए गए निर्देशक तत्वों को लागू करता है तो वह कानून इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कहने का मतलब यह था कि 31C जोड़ा गया और उसी 31C में यह बात बताई गई कि अनुच्छेद 39B में हम लोग क्या पढ़े थे नीति निदेशक तत्वों में? B से भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और C से शक्तियों का, आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इन दोनों के संदर्भ में यदि संसद कोई कानून बनाती है तो उसको मूल अधिकारों पर प्रभावी माना जाएगा। ये ध्यान देना है। उसको, उस कानून को, उस बनाए गए कानून को अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार के तहत उस पर वाद दायर नहीं किया जा सकता कि उसको लेकर के कि इसका उल्लंघन हो रहा है, इस संबंध में न्यायालय नहीं जाया जा सकता। ये इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब अगला आ जाता है, फिर इसी के संबंध में आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। और दोस्तों 31C में दो चीजें जोड़ी गई थी। एक तो ये चीज जोड़ी गई थी, ये चीज तो अभी भी लागू है, ये चीज लागू है अभी भी, लेकिन इसके साथ एक चीज और जोड़ दी गई थी कि डीपीएसपी में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन होगा तो उसमें न्याय पुनर्विलोकन नहीं होगा।
तो ये चीज फिर केशवानंद भारती केस में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में क्या कहा गया, जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में कौन किस पर प्रभावी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहा गया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और संशोधन किया जा सकता है, दोनों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान देना है। मतलब आधारभूत ढांचे की संकल्पना कब दी गई थी, केशवानंद भारती केस 1973 में, ये हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब केशवानंद भारती केस 1973 में आ जाता है। इसमें कहा गया था आधारभूत ढांचे की बात की गई थी, इन्होंने 31C जोड़ा था। 31C का एक पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था, इसको तो मान्य कर दिया गया, लेकिन जो दूसरा पॉइंट था उसको अवैध घोषित कर दिया गया और आधारभूत ढांचे की बात की गई थी। अब फिर इंदिरा गांधी की सरकार 42वें संविधान संशोधन 1976 में, अब फिर 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार रहती है, फिर उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया और क्या कहा, केशवानंद भारती के निर्णय को समाप्त कर दिया। ठीक, ऐसे टकरार चल रहे हैं न्यायपालिका और विधायिका में दोस्तों, ये ध्यान देना है। फिर उसने क्या कहा, संविधान संशोधन का किसी भी आधार पर समीक्षा नहीं की जा सकती। अभी हम लोग देखे थे ना अनुच्छेद 13(4), ये अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया था। 13(4) में संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। 24वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। फिर वही बात दोहराती है, मतलब संसद में दोहराई गई कि संविधान संशोधन का किसी भी आधार पर समीक्षा नहीं की जा सकती। और फिर डीपीएसपी को अनुच्छेद 14, 19, 31 पर प्रभावी कर दिया गया। यहां से ये देखिए, अभी हम बताए थे ना पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तो ये था पहला पॉइंट, है कि नहीं, कि अनुच्छेद 39B और 39C को ही केवल 14, 19, 31 पर प्रभावी बनाया गया, लेकिन दूसरा पॉइंट जो था पूरे डीपीएसपी को 14, 19, 31 पर प्रभावी बनाया गया। तो इसी बात को जो है केशवानंद भारती केस ने बाद में पलट दिया था, लेकिन फिर 42वां संविधान संशोधन आया, इस बात को फिर जो है रिवाइव कर दिया गया इंदिरा गांधी की सरकार में। फिर आता है दोस्तों 1980 में मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस में क्या आता है कि जो केशवानंद भारती का केस था, जो केशवानंद भारती का निर्णय था, इसको बनाए रखा गया। ये जो केशवानंद भारती का निर्णय था ना, इसको बनाए रखा गया, मतलब आधारभूत ढांचे का सिद्धांत बनाए रखा गया और 42वें संविधान संशोधन के इस हिस्से को अवैध कर दिया गया। किस हिस्से को, जिसमें डीपीएसपी को 14, 19, 31 पर प्रभावी बनाया गया, मतलब इसको। ठीक, मतलब जो 42वां संविधान संशोधन का ये भाग था उसको अवैध घोषित कर दिया गया और इसका मतलब केशवानंद भारती का निर्णय जो दिया गया था वो मिनर्वा मिल्स में फिर से लागू कर दिया जाता है। इस तरीके से न्यायपालिका और विधायिका के बीच में तकरार कैसे चलती रहती है हम लोग देखते हैं। फिर वर्तमान स्थिति में क्या है, अब हम लोग ये समझते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तो एक दूसरे के पूरक हैं, जैसा कि केशवानंद भारती केस में कहा गया था, है कि नहीं। और अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C को 14, 19, 31 के मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, कि मतलब अनुच्छेद 39B जिसमें भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और अनुच्छेद 39C आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इसको अनुच्छेद 14, 19, 31 पर प्रभावी बना दिया गया था। इसको कब लागू किया गया था, इसको 25वें संविधान संशोधन 39B और 39C के तहत लागू किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था, है कि नहीं। अब वर्तमान में यही स्थिति है कि नहीं। अब ये देखते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। मिनर्वा मिल्स में कह दिया गया कि नीति निर्देशक तत्व और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं और ये मूल, इनकी पूरकता ही, इनका संतुलन ही संविधान का मूल ढांचा है। दोस्तों, ये थी तकरार विधायिका और न्यायपालिका की, कौन किसको प्रभावी बना रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है। क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।